जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जब किसी राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो अक्सर उन राज्य सरकारों और राज्यपालों के टकराव की घटनाएं मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, क्योंकि सरकार किसी और दल की होती है, राज्यपाल उस दल के होते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है। विधानसभा के स्पीकरों पर भी पक्षपात के आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि एक ऐसी संस्था का कस्टोडियन जिसके ऊपर पक्ष विपक्ष को एक नजर से देखने की जिम्मेदारी है, जहां कानून बनाए जाते हैं, जिस पर विधानसभा के अंदर सभी विधायकों की रक्षा का, उन्हें संरक्षण देने का दायित्व है, वह व्यक्ति, उस आसन पर बैठा व्यक्ति राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर किसी राजनीतिक दल के नेता की तरह उंगली उठाए तो सवाल तो उठेंगे ही। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो फिलहाल विवादों में हैं। राज्यपाल पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे 60-40 आंदोलन का भी मजाक उड़ाया है और साथ ही कहा है कि आंदोलनकारी छात्र लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने 60-40 की सरकारी नीति का बचाव किया है, उससे नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिनको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कहते हैं कि झारखंड का राजभवन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जेएमएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए विधानसभा के संवैधानिक प्रमुख रविंद्रनाथ महतो ने न सिर्फ राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल के खिलाफ खुलकर भड़ास निकाली, उतने पे भी वह नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद ट्वीट किया और ट्वीट करके भी सार्वजनिक रूप से राजभवन पर आरोप लगाया। हाल के दिनों में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सुर्खियों में है। उनका अलग अलग जिलों का दौरा और लोगों के साथ किया जाने वाला संवाद सत्तारूढ़ दल को खटक रहा है। कल तक सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यपाल की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बयान और ट्वीट ने इस मामले में दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने भाषण और ट्वीट में राजभवन पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा कि विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा, लेकिन राजभवन से बिल को लौटा दिया गया। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा गया, वह भी लौटा दिया गया। राजभवन भी भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। ये ट्वीट स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया है। तो आपको बता दें कि स्पीकर से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी राजभवन पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। लेकिन सुप्रियो एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं। लेकिन सुप्रियो के बयान के तुरंत बाद जिस तरह विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उसी बात को दोहराया है, उसने कहीं न कहीं राजभवन और राज्य सरकार के बीच की दूरी को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अधिकार संपन्न पद है और राज्यपाल राज्य का दौरा कर जमीनी सच्चाई को जान सकते हैं, मगर इस दौरान जब हकीकत सामने आती है तो सत्तारूढ़ दलों की नाराजगी बढ़ने लगती है। यह पहली बार नहीं है जब विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो विवादों में घिरे हैं। इसके पहले उन्होंने इसी साल फरवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी को बाबूलाल मरांडी की जगह किसी दूसरे विधायक को अपना नेता चुन लेने की सलाह देकर सुर्खियां बटोरी थी। महतो ने तब कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने की वजह से सूचना आयुक्त और लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, उन पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसलिए बीजेपी को बाबूलाल मरांडी की जगह किसी अन्य विधायक को अपना नेता चुन लेना चाहिए। उस समय उनकी बात पर रिएक्शन देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा था
कि स्पीकर आसन की गरिमा धूमिल कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे विधानसभा अध्यक्ष किसी दल विशेष के आधिकारिक प्रवक्ता बन गए हैं। आपको बता दें कि भले ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी को दूसरा नेता चुनने की सलाह दी थी, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बाबूलाल मरांडी का जो दल बदल का मामला उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की राह में रोड़ा बना हुआ है, वह मामला 9 महीने से स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसले के इंतजार में है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में 2022 के अगस्त माह में ही बाबूलाल मरांडी के दल बदल के मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद पिछले 9 महीने से न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, 10वां महीना पूरा होने को है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में आया था। कोरोना संक्रमण काल जब चल रहा था, उसी दौरान स्पीकर ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में आरोप के 10 बिंदुओं पर सुनवाई हुई थी। स्पीकर के न्यायाधिकरण में कई दौर की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और पिछले लगभग 10 महीने से इस मामले पर फैसला रिजर्व है। हालांकि स्पीकर ने विधेयकों को यानी सरना धर्म कोड के बिल को और आरक्षण विधेयक को राजभवन से लौटाए जाने पर निशाना साधा है, लेकिन सदन के अंदर उठाए गए सवालों पर सरकार के कई आश्वासन लंबित पड़े हैं। सरकार हर बार विधायकों के सवालों के जवाब में आश्वासन देते हैं, मंत्री आश्वासन देते हैं, लेकिन सरकार के स्तर से उन पर कार्रवाई नहीं होती है। काफी ज्यादा आश्वासन के ऐसे मामले अभी पेंडिंग पड़े हैं। विधानसभा की समितियां हैं, समितियों के अध्यक्षों की शिकायत है कि सचिव स्तर के अधिकारी समितियों को गंभीरता से नहीं लेते, समितियों की रिपोर्ट पर सरकार ने कार्रवाई नहीं करती। इसी महीने कुछ समितियों के अध्यक्षों ने स्पीकर के साथ बैठक में इसकी शिकायत की थी कि सचिव उनकी बात नहीं सुनते, सरकारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन ये सब मामले सरकार से जुड़े हैं, लिहाजा इन पर बोलना उचित नहीं है। राज्यपाल को बीजेपी से जोड़ देना आसान है, उन पर आरोप लगाना आसान है। तो स्पीकर महोदय आरोप लगाते हुए ये भूल गए कि वे एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं और वे भी एक संवैधानिक पद पर हैं, तो ऐसी बात करना, ऐसी टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। और यह भी भूल गए कि राज्य में उन्हीं की सरकार है। जिन विधेयकों को लौटाए जाने की वे चर्चा कर रहे हैं, उन विधेयकों पर तो उन्हीं की सरकार के विधि विभाग ने आपत्तियां दर्ज कराई थी और उन्हीं आपत्तियों का हवाला देकर राजभवन ने इन विधेयकों को वापस लौटाया था। लेकिन राजनीति के चक्कर में स्पीकर साहब एक सामान्य नेता की तरह बयानबाजी कर बैठे हैं। इसी तरह 60-40 का मुद्दा है। 60-40 की नीति को लेकर भी आंदोलन जो छात्र कर रहे हैं, उनका भी स्पीकर ने उस बयान में मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्र लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 60-40 नीति की स्पीकर ने जिस तरीके से व्याख्या की है वह अजीब तो था ही, साथ ही उन्होंने अपनी सरकार को लेकर एक ऐसी बात कह डाली जिससे नियुक्ति परीक्षाओं की निष्पक्षता यानी फेयरनेस भी सवालों के घेरे में आ गई है। स्पीकर ने अपने भाषण में कहा कि नौकरियों में 60% सीटें आरक्षित हैं, बाकी 40% ओपन सीटों पर कम से कम 20% झारखंडी छात्र तो चुनकर आएंगे ही। ये स्पेकुलेशन है, उनका आकलन है। और 20% छात्रों के अलावा झारखंड की सरकार की नजर इतनी सूक्ष्म है कि वह बची हुई 20% सीटों पर भी बाहरी लोगों को नहीं आने देगी। वीडियो में देख लीजिए स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, ये तो समझना चाहिए। और अभी बेरोजगार लड़का लोगों को रोज धावा दे रहा है, कोई नहीं तू चाकरी तो कोई तू चाकरी এখন হলো না 60-40 नहीं चलतो। क्या मानते हैं भाई, हम 2-4 आदमी को, पदाधिकारी ग्रुप को, कॉलेज के प्रोफेसर को, जिन्होंने हमको प्रश्न किया 60-40 नहीं चलतो, तो भाई 60-40 का माने आप क्या समझते हैं बताइए जरा हमको। बोले 60 झारखंड का 40 बार का। हम बोला आप कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है यार, जरा बता दीजिए तो हमको यूनिवर्सिटी का क्या नाम है। नहीं हम तो ठीक बोल रहे हैं, अब बताइए तो आप कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बोला ऐसा नहीं है, 60% हो गया आरक्षण कोटि का,
यानी 28% हो गया एसटी का, 12-14% हो गया एससी का, उसी तरह पिछड़ा वर्ग का, उसी तरह सबक जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका 10% का मिला जुला के आरक्षण कोटि का जो होता है 60% है, और 40% ओपन फॉर ऑल, सबके लिए। तो सबके लिए मतलब क्या है? उसमें 10%, 15% भी झारखंड का लड़का नहीं आएगा। तो अगर 15% आ गया, बहुत गनीमत, अगर तकदीर खराब होगा, 20% अगर आ गया तो 60 और 20 80% हुआ। तो तुम बोलो जो 80-20 नहीं चल तो 80-20 नहीं चलेगा, ये बात बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड सरकार का नजर इतना सूक्ष्म नजर है कि 20 में भी उनको आगे नहीं देगा। अब बता दीजिए, उसमें अगर लिखा रहेगा संथाली भाषा से जानकार होना चाहिए, तो कितना बाहर का आदमी हम लोग यहाँ प्रवेश करेगा? या झारखंड मूल के इतिहास के बारे में अगर उसको प्रश्न करना शुरू करेगा तो कृष्णा कितना प्रश्न का उत्तर देगा? वो नहीं सकेगा। इसलिए अनर्गल लोगों को भ्रमित करने का ये बात करता है। तो यह कहने का क्या मतलब है? आपने वीडियो में देखा कि यह कहने का क्या मतलब है कि सरकार की नजर इतनी सूक्ष्म है कि वह बची हुई 20% सीटों पर भी बाहरी लोगों को नहीं आने देगी। क्या सेलेक्ट हुए बाहरी उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने के लिए कोई सीक्रेट प्लान बनाया गया है, या स्पीकर साहब ने सिर्फ अपने समर्थकों को खुश करने के लिए यह बात कह डाली है? परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होता है, और क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस के होते हैं, एमसीक्यू के होते हैं, और क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी को शामिल किया जा चुका है। फिर सरकार ये शर्त कैसे लगा सकती है कि आवेदक को संथाली या कोई क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होगा? जाहिर है या तो स्पीकर महोदय को नियुक्ति प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं है, या वे अपने समर्थकों को खुश करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन स्पीकर जैसे जिम्मेदार और मर्यादित पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बातें कहेगा तो फिर बाकी नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन अब जबकि सभी पार्टियां, सभी नेता चुनावी मूड में आ चुके हैं, ऐसे आरोप प्रत्यारोप, छीछालेदर और बयानबाजियां बढ़ेंगी, और हम इन बयानबाजियों को, इन हरकतों को, इन क्रियाकलापों को देखेंगे और अपना आकलन और विश्लेषण आपको बताएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद। नमस्कार।